सादर प्रणाम। इस वैश्विक महामारी पैंडेमिक में यह बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमें प्रदान विरासत में मिली, चाहे जैसे भी मिली, ये अच्छा है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे का सुख दुख भी हम शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, संस्कृत में एक श्लोक है, अग्नि शेषम ऋण शेषम शत्रु व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्य। अर्थात यदि कोई आग, ऋण, शत्रु या रोग न्यूनतम से न्यूनतम मात्रा में भी रहता है तो ये दोबारा उभर कर आएगा और बहुत पीड़ा देगा। इसे हमें जड़ से मिटाना होगा। और हमारे समाज के संगठन ने शायद इसी चीज को बहुत गंभीरता से लेते हुए आरोग्यम श्रृंखला की शुरुआत की, और ये तीसरी कड़ी है जिसके द्वारा हम अपने समाज के लोगों को इस वैश्विक महामारी पैंडेमिक से जितना हो सके सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेंगे। तो इस कड़ी में आज के जो हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, जो डॉक्टर हैं हमारे समाज से ही, उनका एक संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर अजय कुमार घोष, जिन्होंने MBBS और DCH पटना से कर रखा है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में विभिन्न पदों पर सेवा प्रदान कर रखी है। सबसे अंत में जब ये रिटायर हुए हैं, अवकाश प्राप्त हुए, तो एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया है। दूसरे हमारे अतिथि हैं डॉक्टर नितिन कुमार, MS ऑर्थो, गोल्ड मेडलिस्ट। इन्होंने अपनी सेवाएं सीनियर रेसिडेंट के रूप में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रदान कर रखी है। साथ ही पारस हाई मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान कर रखी है। वर्तमान में ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक में सीनियर रेसिडेंट जनरल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। परंपरा के अनुसार आज के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम अपने महासचिव महोदय श्री निहार रंजन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने मेहमान का स्वागत करते हुए कार्यक्रम शुरुआत की घोषणा करें। निहार रंजन जी, आपसे। आज बिना विलंब किए, चूंकि हम लोग अपने अध्यक्ष महोदय का वेट कर रहे थे, लेकिन किसी तकनीकी कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, तो हम अपने समाज के बड़ी प्रबुद्ध चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर AK घोष और डॉक्टर नितिन घोष जी का सादर इस मंच पर सादर स्वागत करते हैं। और इन लोगों का केवल ज्ञान ही नहीं, इन लोगों की सलाह, इन लोगों का अपनापन आम जन को जो आज इस मंच से जुड़े हैं, उनका, इनके चंद शब्द, इनका सानिध्य उन्हें एक नवजीवन प्रदान करेगा, नया ऊर्जा प्रदान करेगा, ताकि विषम परिस्थिति में भी अपने आप को अच्छा से अच्छा रखने में इनका आज का व्याख्यान, आज का बताया गया मार्ग आज जो है सबके लिए काफी सुखद और आने वाले दिन के लिए लोगों के लिए एक प्रेरणादायक भी रहेगा। तो बिना विलंब किए आदरणीय डॉक्टर AK घोष जी और नितिन घोष जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम निवेदन करेंगे उन लोगों से कि यहाँ पर हम लोग कुछ लोग आएंगे जिनकी समस्याएं होंगी और उनका निदान करने के लिए ये अपने अनुभव का लाभ उन्हें देंगे। तो कुछ वक्त जो एक इंट्रोडक्शन कहा जाए, चाहे इनका जो अनुभव रहा है इस कोविड के को लेकर के, वो शेयर करेंगे। पुनः बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो हम इससे आशान्वित हैं कि ये लोग अवश्य उसका जो है निदान ही नहीं, बड़ा खुशी खुशी उन लोगों को एक ऐसा खुशनुमा माहौल देने का भी कोशिश करेंगे कि शारीरिक वेदना के साथ जो मानसिक तनाव है वो दूर होते हुए इस मंच से जाएं। आदरणीय डॉक्टर AK घोष जी और डॉक्टर नितिन घोष जी, डॉक्टर AK घोष जी को मंच प्रदान करते हैं। सभी को नमस्कार। डॉक्टर AK घोष जी दादा आएंगे और अपना हम लोग को अपना ज्ञान से थोड़ा लाभान्वित करेंगे। डॉक्टर AK घोष।
लगता है उनका लिंक निकल गया है क्या? मामा का लगता है लिंक निकल गया लगता है। उनसे एक बार लिंक हम, तब तक आप कर दीजिए, तब तक उनको हम लिंक कर लेते हैं। जी जी। निहार जी मेरी आवाज आ रही है? जी तो मेरे को भी आज एक मौका दीजिएगा, एक बात पूछनी है। हाँ ठीक है? हाँ, निश्चित ठीक है। निश्चित, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम निहारदा। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम दादा, सभी बड़ों को प्रणाम। हाँ निहार जी, जब तक अगर डॉक्टर अजय मामा का नहीं लिंक ला रहा, तब तक क्या मैं कुछ शुरू करूं? हम कुछ शुरू हाँ कर हाँ, सकते हैं? एकदम। नमस्कार नितिन जी, सानू तो बोल रहे हैं। दादा प्रणाम। सानू दादा प्रणाम। प्रणाम। इस वैश्विक महामारी में मतलब अब जनरली जितना है, लगभग हम लोग के पास सब कुछ को ये मालूम है कि लगभग 95% लोग अपने घर में रह करके और जो कुछ डिफाइंड दवा है वो खा करके ठीक हो जाते हैं। हम कुछ रेड फ्लैग साइंस बताना चाहेंगे जब उनको लगे कि अब हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि लगभग आप लोग इतने दिन से ये वैश्विक महामारी फैली हुई है। हेलो हेलो हाँ बोलिए जी, कंटिन्यू रखिए। हाँ जी। हाँ, तो मतलब हम सिर्फ अपना एक रेड फ्लैग साइंस बताना चाहेंगे जिसमें आपको लगे कि अब हमको और किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में या हॉस्पिटल में जा करके अपना आगे का फर्दर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो 95% पेशेंट्स हैं या केसेस हैं वो घर में रह करके, जो हम लोग का अभी कुछ दिन पहले का प्रोटोकॉल था, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी और जो घरेलू उपचार है उससे लोग ठीक हो जाते थे। जानना ये है कि अगर आपको मॉडरेट डिजीज क्राइटेरिया में अगर आप जा रहे हैं, मतलब अगर आपका सैचुरेशन लेवल लेस देन 92 के से नीचे जा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, अगर आप अपना ब्रेथ होल्ड 20 सेकेंड से कम कर पा रहे हैं, तो ये सब आपको, जो आप घरेलू घर में आप आजकल ऑक्सीमीटर रखना आजकल मतलब एकदम आवश्यक हो गया है लोग को लगता है, तो ये सब रेड फ्लैग साइंस है जो आपको मतलब करना ही, तब आपको सतर्क होना चाहिए। सीटी कोई जरूरी नहीं है कि आप सीटी करा करके ही जाएं डॉक्टर के पास। सीटी कम्स लेट इन द डिजीज। बहुत बार ऐसा होता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर नेगेटिव रहता है, उस केसेस में सीटी करता है, लेकिन वो मतलब वो दूसरे लेवल के पेशेंट होते हैं, उसमें मतलब प्रॉब्लम ज्यादा आने लगता है, तब लोग सोचते हैं कि सीटी कराया जाए। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर इन रेड फ्लैग साइन का सामना कर रहे हैं, रेड फ्लैग मतलब खतरे की घंटी, अगर आपको लग रहा है ऐसे कि आप 20 सेकंड से कम ही सांस रोक पा रहे हैं, या आप का सैचुरेशन लगभग आवाज तो आ रही है। 90 के अराउंड रह रहा है, या आप रेस्पिरेटरी रेट आपका लगभग 20 से 22 के रेंज में है, तब आपको किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। ठीक होने के बाद अगर फीवर आता है तो क्या सिम्टम है? ठीक होना के बाद एक दो तीन चीज है। एक तो एक पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी होता है। ठीक होना किसको कहते हैं, मतलब अगर आपको अब जैसा नया क्राइटेरिया आ गया है कि बुलाइए। अगर हेलो बोलिए, बोलते जाइए। ठीक होने के बाद अगर आपको फीवर आ रहा है, इसका मतलब है क्या कि बहुत बार होता है क्या कि जब फेफड़े में लंग्स में बहुत बार प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है कोविड के दौरान। प्लूरल इफ्यूजन हल्का लंग्स में पानी जमा हो जाता है। जब लंग्स में पानी जमा होता है तो उस केसेस में सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। तो बहुत बार एंटीबायोटिक लो मम्मी का फोन लो। तो मतलब अगर सुपर एडेड, इसको हम लोग मतलब अपने मेडिकल टर्म में सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो उस केसेस में एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। बाकी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना वीडियो और ऑडियो काइंडली म्यूट रखें। केवल प्रश्न पूछते समय ही ऑन कर ले, इससे थोड़ा सी डिस्टर्बेंस। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा सा सभी थोड़ा ये कर लें, म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
सारे म्यूट जिसको कर लें, बोलना है वो अनम्यूट कर। जिसको बोलना है वही केवल। सही। हेलो। जी बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ तो मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि ठीक होने के बाद अगर बुखार आता है तो इसका क्या तात्पर्य है? ठीक होने के बाद बुखार, जी, ठीक होने के बाद बुखार बहुत बार 2-3 कारण से हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी अभी भी कमजोर है, एक। दूसरा बात, बहुत बार क्या होता है कि जब आपका कोविड का इन्फेक्शन रहता है उस समय प्लूरल इफ्यूजन होता है। प्लूरल इफ्यूजन मतलब फेफड़े के बीच में जो गैप रहता है उसमें पानी भर जाता है। तो वो जो पानी भरता, मतलब पानी भर नहीं सा जमा होता है, उस जब वो जो जमा हुआ पानी है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर देता है, उस कारण से बुखार आता है। तो उस केसेस में जनरली एंटीबायोटिक्स चेंज करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। जनरली एंटीबायोटिक्स चेंज करने से लोग ठीक हो जाते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। जी। ये जो एक एक सवाल था सर। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट सर, थोड़ा से एक भूमिका रह गई थी। अपने दूसरे जो डॉक्टर साहब हैं वो लिंक उनका फेल हो गया था, तो थोड़ा सा उनका 1 मिनट का कमेंट्स उनसे भी ले लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न पूछे करेंगे। अब मैं डॉक्टर अजय कुमार घोष जी से प्रार्थना करूंगा कि थोड़े बड़े संक्षिप्त शब्दों में अपने कुछ अनुभव शेयर कर लें। उसके बाद हम सारे लोग जो वेट कर रहे हैं, बहुत एगरली वेट कर रहे हैं, उनसे हम लोग प्रश्न लेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज। मैं काफी आभारी हूँ अखिल भारतीय राड़ी कार्य संगठन का और आरोग्यम का, जिसने यह मौका दिया है कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं। और जहां तक अनुभव का सवाल है, तो अनुभव तो मेरा अपने परिवार में ही घूम रहा है। जैसा कि देख रहे हैं कि जो कोविड की स्थिति है आज, इसमें 80% के केस तो एसिम्प्टोमेटिक हैं। लेकिन आज के दिन में हम मान के चलते हैं कि जितने भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार का पेशेंट है वो कोविड पेशेंट है। तो कोविड पेशेंट में कोई पैनिक ही नहीं हो, कोई डर नहीं हो, और इसीलिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं, और इसका सिलसिला हम फोन के माध्यम से अपने लोगों को, दूर दराज बैठे लोगों को जागरूक करते रहते। और यही मेरी भूमिका है कि मैं लोगों से टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं, और ये हरदम बताता हूं कि ये कोई पैनिक वाली बात नहीं है। इसमें 80% लोग तो यूं ही ठीक हो जाते हैं, 20% लोगों में थोड़ी इलाज की आवश्यकता होती है, 10% में कुछ दिक्कतें आती हैं। इसलिए पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आवश्यकता 2 ही 3 चीज की है। अनावश्यक दवा का प्रयोग नहीं किया जाए। दवाइयां बहुत सीमित है इसके लिए। मेन दवा ऑक्सीजन है, और काफी कंट्रोवर्सी है कि आप कब मरीज को स्टेरॉइड दें, कब एंटीकोगुलेंट दें, कब उसको एंटीबायोटिक दें। जब इसकी परिचर्चा होगी, लोग प्रश्न करेंगे, तो मैं उस क्रम में इसका जवाब दूंगा। आप प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। अब सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कृपया जो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं वो अपने आप को म्यूट रखें, हो सके तो अपने वीडियो को भी ऑफ कर लें, जिससे बैंडविड्थ की समस्या ना हो और कार्यक्रम को अच्छे से संपादन किया जा सके, संचालन किया जा सके। और अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने प्रश्न वो पूछ सकते हैं, और दोनों में से जिनसे आपको प्रश्न पूछना हो कृपया आप संबोधित करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज कंटिन्यू। ऑल प्रबुद्ध जनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा सवाल दोनों में से कोई डॉक्टर साहब दे सकते हैं, डॉक्टर नितिन या डॉक्टर घोष। जैसे ये एक धारणा बनी हुई है कि क्या कोविड होने के बाद हर किसी का लंग इन्फेक्टेड होता ही होता है क्या? और दूसरा एक सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ था कि आरटीपीसीआर में आज की डेट में ये पकड़ में आ क्यों नहीं रहा है कि भाई कोविड इन्फेक्टेड है, कोरोना वायरस है या नहीं है, और हर चीज के लिए सीटी स्कैन पे ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मूल प्रश्न था, क्योंकि लोग आरटीपीसीआर में इन्फेक्टेड हो नहीं रहे हैं
और वो दवाइयां वगैरह चला नहीं रहे, और बाद में जब प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब उनको पता लगता है कि सीटी स्कैन करा के पता लग रहा है कि लंग इन्फेक्टेड हो गया। तो क्या हर केस में लंग इन्फेक्टेड होता है? और आरटीपीसीआर प्रॉपर रिपोर्ट क्यों नहीं दे पा रहा है? थोड़ा सा समझने के लिए, मतलब जनता जनार्दन के लिए पूछ रहा हूँ। किस डॉक्टर साहब से पूछनी है ये बताइए। आइदर ऑफ द टू, कोई भी बता सकते हैं, डॉक्टर नितिन बता दें या फिर डॉक्टर घोष बता दें, कोई भी। अगर ये प्रश्न मुझसे किया जाता तो मैं इस ढंग से जवाब देता। आरटीपीसीआर टेस्ट बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि पॉजिटिव आएगा ही आपका। सिंगापुर वगैरह जगह में जहाँ की काफी सर्विलेंस स्ट्रांग है, वहाँ आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बावजूद थ्रोट स्वाब में ये लोग स्टूल टेस्ट करते हैं, ताकि स्टूल में जो वायरस निकलेगा तो उसका जांच किया जा सके। आप लंग्स गले से या नाक से जो स्वाब कलेक्शन करते हैं, उसमें वायरस का लोड कितना रहता है, किस ढंग से करते हैं, उस पर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट डिपेंड करता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, हर सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट को, बुखार के पेशेंट को हम कोविड ट्रीट करते हैं, और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डेज को काउंट करना। आपकी शिकायत जिस तारीख से प्रारंभ होती है उसको डे 1 आप काउंट कीजिए। उसके बाद के 4 दिन को आप एक स्लॉट में लीजिए। इस दौरान जो भी कीड़ा है वो आपके नाक में, गले में, थ्रोट में सीमित रहता है, अंदर नहीं जाता है। और आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, उसको इनेट इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं, वो सफिशिएंट है उस कीड़े को टैकल करने के लिए, वायरस को टैकल करने के लिए। और 5th डे आपका बुखार, बदन दर्द सब कम जाता है। सिंपल एक पैरासीटामोल की गोली आप खाते हैं, आपको और कोई मुश्किल नहीं होती, यू आर फ्री। लेकिन अगर 6ठा दिन, 7वां दिन आपको कुछ सांस में दिक्कत, खांसी या बुखार आता है, तो वो इंडिकेट करता है कि अब उसका एंट्री लंग्स में हो गया है। और जब लंग्स में हो गया है तो वहां पर ये अपना कॉपी बनाता है। इससे लड़ने के लिए हमारे एंटीबॉडीज आते हैं, और एंटीबॉडीज इनकी लड़ाई में फिर एक तरह का केमिकल निकलता है, साइटोकाइनिन, जिससे कि तेज बुखार, बदन हाथ में दर्द, परेशानी, लंग्स में इंफेक्शन के चलते ऑक्सीजन सैचुरेशन कमने लगता है। वैसी अवस्था में हम लोग को ऑक्सीजन देना पड़ता है कि कितना क्या घटते जा रहा है। ऑक्सीजन हम लोग 5 लीटर से शुरू करके 50 लीटर तक दे सकते हैं पर मिनट। उसमें हम CPAP, BiPAP का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर काफी तेज बुखार आए और इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर CRP, D-dimer काफी बढ़ जाए, तो हम लोग उस अवस्था में पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं और एंटीकोगुलेंट देते हैं। इसमें एक चीज देखा गया है, जो धारणा थी कि लंग्स का इन्फेक्शन ऐसा नहीं होता है, इसमें डेथ जो है वो क्लॉटिंग के चलते होता है। जैसे ही वायरस का मल्टीप्लिकेशन काफी बढ़ने लगता है, उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडीज आती है, तो वायरस से मिलता जुलता रिसेप्टर खून की नलिकाओं में भी पाया जाता है, तो वो अंधाधुंध अपने ही सेल को डैमेज करने लगता है। और उस डैमेज के चलते खून की नलिकाएं डैमेज हो जाती हैं, क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त प्रवाह रुक जाता है, और पेशेंट कभी हार्ट के प्रॉब्लम से उसका डेथ होता है, कभी उसको स्ट्रोक आ सकता है, कभी पेट की शिकायत हो सकती है। तो ये नटसल कहने का मेरा मकसद यही है कि एक तो कोविड के इन्फेक्शन में डेज आर इम्पोर्टेंट, ड्रग्स आर इम्पोर्टेंट तब जबकि काफी अधिक साइटोकाइनिन आपके अपने बॉडी को हार्म कर रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में चला गया है, फिर देते हैं, अदरवाइज नॉट। वो भी हम लोग तब देते हैं जब हमारा की काफी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ने लगता है, और साथ में एंटीकोगुलेंट देते हैं। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देंगे तो पेशेंट को अत्यंत हानि होगी। और एक बार स्टेरॉइड शुरू हुआ, उसको बोलस डोज दीजिए, फिर लो डोज में 10 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, और एंटीकोगुलेंट को 3 वीक तक देते हैं। यही 2 दवा है। अगर उसके बाद भी आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग उसको वेंटिलेटर वगैरह में डालते हैं। एक प्रश्न मैंने सुना था होते हुए, अगर फिर बुखार आ जाए तो क्या करेंगे? अब तो वायरस चला गया है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी वो कम करके गया, और जो पैथोजन लंग्स में पहले से मौजूद हैं
वो इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियल न्यूमोनिया कॉज करते हैं, जिसके चलते आपको बुखार आता है और जिनका केयर आप अच्छे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से लेते हैं। और कोई प्रश्न तो कहा जाए या समाधान हुआ इसका? मेरे ख्याल से डॉक्टर मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनको कहीं ना कहीं लंग में इन्फेक्शन आता ही आता है, चाहे वो ऑक्सीजन लेवल तक बात पहुंचे या ना पहुंचे। उससे पहले भी अगर रिकवर होता है तो लंग्स में इसका इन्फेक्शन तो कुछ परसेंट हो, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि लंग्स में ही इसका एंट्री है। ऐसा वायरस है, इसका एंट्री के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो लंग्स में मौजूद हैं, गले में है, लंग्स में है। तो जैसे ही कोई वायरस आया, अगर आपके देह में स्किन में है तो आपको इन्फेक्ट नहीं करने जा रहा है। अगर आपके मुंह में है तो आपको इन्फेक्ट करने नहीं जा रहा है। नाक में तो अभी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, भले आपका सेंस ऑफ स्मेल चला गया हो, टेस्ट बड डैमेज हो गया हो, आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है, ये आपको इन्फेक्ट करने नहीं जा रहा है। और हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम बना हुआ है इम्यूनिटी का, एक सरफेस इम्यूनिटी होती है कि नाक में गया तो सिक्रेशन निकलेगा, उसको बाहर निकाल देगा। अंदर में बाल है, वो अटका के रख लेगा। तो आपके अंदर का जो सिस्टम है, तो जो सर्विस आपकी बैरियर्स हैं वो उसको इन करने नहीं देगा। इसकी एंट्री होती है कि फेरिंग्स में जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ के सट के लंग्स के अंदर प्रवेश करता है और प्राइमरीली लंग्स के अंदर गया, सेल में गया, सेल में जाने के बाद सेल को यूज करता है अपने लाभ के लिए। वहां एक जाता है, फोटोकॉपी करा कर लाख में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लाख में हो गया, इसको मारने के लिए जो एंटीबॉडीज जो आती हैं उसका स्टॉर्म को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, और वो फिर अंधाधुंध ऐसा मारता है कि अपने सेल को भी डैमेज करने लगता है। खून के नलियों में क्लॉटिंग स्टार्ट कर देता है, और वो क्लॉटिंग होने से रक्त प्रवाह अवरुद्ध होता है। ऑर्गन्स में रक्त प्रवाह कमेगा तो उनका डेथ होगा। अगर कार्डियक वेसल्स डैमेज हो गए तो हार्ट अटैक आएगा, माथे में स्ट्रोक आएगा, अब मल्टी सिस्टम फेलियर में वो जा सकता है। और इसकी वेराइटीज ऑफ सिम्टम्स हैं। किसी को इनिशियल स्टेज में लूज मोशन होता है, ताकि जो वायरस वहां से ट्रेवल करके इंटेस्टाइन में गया तो वहां के जो इंटेस्टिनल विलाई हैं उनको वो डैमेज कर देता है। कोई प्रेजेंट करता है लूज मोशन के साथ, कोई प्रेजेंट करता है कि सीवियर वीकनेस से भूख नहीं लगती है एकदम, कोई प्रेजेंट करेगा कि खाने का मन नहीं करता, वीकनेस काफी लगता है, उबकाई आते रहता है, और लीवर इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा करते हैं। ये मल्टी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है जब वायरीमिया का फेज आता है। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट एंड डेंजरस चीज है कि ब्लड वेसल्स के क्लॉटिंग के चलते प्रवाह कम जाता है, लंग्स में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 80-60 चला जाता है, और जब तक ये तोड़फोड़ होते रहता है आदमी में परेशानी है। जब वायरस का लाइफ 10 डेज के बाद खत्म हो गया तो फिर हम लोग उसके बचाव का तरीका ढूंढते हैं कि कैसे उसको रीजनरेट किया जाए, कैसे लंग्स को मजबूत करें, कैसे लीवर को मजबूत करें, और बस यही है। तो और कुछ हमारा एक ही डॉक्टर नितिन साहब से भी पूछना चाहूंगा, अगर वो कुछ एडिशन करना चाहें तो। डॉक्टर नितिन साहब, ऐसा लगता है शायद उनका लिंक अभी फिलहाल नहीं है। तो और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ एक प्रश्न। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। तो डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है कि डॉक्टर साहब, जब फर्स्ट डोज लिया जाता है, मैंने फर्स्ट डोज लिया है, उसके बाद कहते हैं इम्यूनिटी कमजोर होती है शरीर में, तो ये कमजोरी कब तक, इम्यूनिटी कब तक रहती है और कब उसके बाद जनरेट होने लगता है इम्यूनिटी? फर्स्ट डोज की बात हो रही है। नहीं, ये मिसनोमर है, इम्यूनिटी कमजोर नहीं होती है। अच्छा, आप जो भी वैक्सीन ले रहे हैं जी, ये आप कोविड-19 वायरस के रूप को, एक जो वायरस का रूप है उसको काफी वीक कर दिया जाता है। वीक करने के बाद उसकी एक्टिविटी कम जाती है, उसकी पैथोजेनिसिटी कम जाती है, लेकिन उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रहती है। और इम्यूनाइजेशन का नियम है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, आप एक चीज याद रखिएगा, कोविड का कोई दवा नहीं है, ये क्योर होता है अपनी इम्यूनिटी से। अपनी इम्यूनिटी से जो एंटीबॉडी बॉडी फॉर्म करती है वही इस कीड़ा को मार सकता है।
इसके लिए कोई दवा नहीं है। तो ये जो फर्स्ट डोज लेते हैं वैक्सीन का, ये आपके सिस्टम में जाकर के जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। तो फर्स्ट डोज में अगर आप बी सेल जो लिम्फोसाइट्स का है वो अगर 1000 एंटीबॉडी बनाया, फिर अगर आप 12 सप्ताह के बीच में दूसरा डोज लीजिएगा तो वो उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है और 10 गुना एंटीबॉडी बनाता है। इम्यूनाइजेशन का नियम ही यही है कि जो भी या जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में उस कीड़ा के प्रति एक सेंसेशन आ जाता है, वो सीसीटीवी कैमरा से उसका पिक्चर खींच लेता है। जब भी उसको वो इन्फेक्शन होगा तो जो पहले डोज में वो एंटीबॉडी बनाया था अब वो 10 गुना 50 गुना बनाएगा। तो हम लोग जो डोजिंग करते हैं, चाहे डीपी का हो, पोलियो का हो, मिजल्स का हो, 2-3 डोज देने का मकसद यही रहता है कि आप जो भी डोज में ले रहे हैं आपका सेंसर वहां इसको पकड़ लेता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है, फिर जब सेकंड टाइम देंगे वो स्टिमुलेट होकर उससे 10 गुना या 100 गुना एंटीबॉडी बनाएगा और तभी वो कारगर होगा। इसमें कमजोर होने वाली कोई बात नहीं है। कमजोरी लोग क्यों कहते हैं, आपके वैक्सीनेशन के बाद आपको हल्का बॉडी एक हुआ, फीवर लगा, माइल्जिया लगा, वीकनेस लगा, तो लोगों को ये वहम होता है कि मेरी इम्यूनिटी कम गई या हम कमजोर हो गए। वो एक नॉर्मल रिएक्शन है। हेलो, क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है? हाँ डॉक्टर साहब, आपकी बात एकदम क्लियर सुनाई पड़ी मुझे। तो लोग जो कहते हैं कि मतलब फर्स्ट डोज के बाद कुछ दिनों तक आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, तो ये तो बेकार है फिर बोलना। बेकार है, एकदम बेकार है। ठीक है, तो इसका ठीक है, मतलब सावधानी तो हमें रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं होता कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, डॉक्टर नितिन साहब कुछ हम ऐड करना चाहेंगे। हाँ, डॉक्टर नितिन साहब कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। हाँ बोलिए। मेरा ऑडियो कुछ देर के लिए कट गया था, उसके लिए सॉरी। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्वेश्चन जो हम समझ पाए वो था कि कोविड होने के बाद क्या सब केसेस में लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, ये प्रश्न था। तो इसका आंसर है लगभग 90%। हम लोग जनरली जो कोई भी इन्फेक्शन होता है ये हम लोग सब समझ गए कि ये सांस की जो प्रक्रिया है उसका इन्फेक्शन है। तो सांस का जो पूरा सिस्टम है उसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व में करते हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जनरली लंग्स हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ गले में खराश ये सब आकर के रिजॉल्व हो जाता है। तो उन केसेस में जिनको सिर्फ गले में दर्द ये वगैरह रहता है तो उन सब केसेस में सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उस केसेस में जो ये क्वेश्चन था क्या हर केसेस में लंग इन्वॉल्व होता है, तो उसका आंसर है कि कोई जरूरी नहीं कि हर एक केसेस में लंग इन्वॉल्व हो, लेकिन ये एक प्रकार का निमोनिया है, वायरल निमोनिया है। वायरल निमोनिया का जो फेजेस होता है उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है। तो लगभग 90% केसेस में लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन जो था क्या आरटीपीसीआर हर एक केस में कभी पॉजिटिव आता है कभी निगेटिव आता है, उसका क्या मतलब है? हम लोग आरटीपीसीआर का थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम लोग कोई स्पेसिफिक वायरस जो होता है उसके बहुत सारे आवरण होते हैं। मतलब वो एक जैसे हम ये कपड़ा पहने हुए हैं तो ये मेरा एक, हम लोग जनरली जो कोई भी टेस्ट करते हैं तो अलग अलग वायरस के अलग अलग जगह का चीज पकड़ते हैं। तो एक सरफेस एंटीजन कहते हैं। ये जो जैसे वायरस का एक कपड़ा हुआ, जैसे मेरा ये कपड़ा है तो वायरस का भी एक कपड़ा होता है। तो हम लोग उस कपड़े को पकड़ते हैं, उसी से हम लोग टेस्ट करते हैं कि अच्छा ये वायरस है यहाँ पे। तो अब ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है जो अब है, ये एक टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये बहुत नोटोरियस है अपना फॉर्म चेंज करने के लिए। मतलब जो अभी हम लोग अब आजकल न्यूज में बहुत बार देखा जा रहा है कि म्यूटेशन हो जाएगा, बहुत म्यूटेशन होता है जीन का, तो ये अपना कपड़ा आवरण बदल लेता है। आवरण बदलने के कारण बहुत बार ये आरटीपीसीआर टेस्ट में नहीं आ पाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तब क्यों सीटी स्कैन में आ जाता है। वो केसेस जो डायरेक्ट लंग को इन्वॉल्व कर लेते हैं उस केसेस में लंग में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होता है, मतलब सूजन आ जाता है। तो मान लीजिए आप कपड़े से तो नहीं पहचान पाए क्योंकि वायरस जो है वो अपना कपड़ा आवरण बदल दिया, म्यूटेट कर गया, लेकिन जब वो लंग्स में जाएगा तो वो सेम फीचर क्रिएट करेगा जो और जगह करता है। तो जैसे ही लंग्स में जाता है, हम लोग HRCT लंग्स जो कराते हैं, बहुत बार होता है कि RT-PCR या और भी कोई टेस्ट निगेटिव रहने के बावजूद CT स्कैन में जो पकड़ आता है उसका कारण यही है कि बहुत बार जो RT-PCR में जिस चीज के लिए हम लोग जांच करते हैं वो चीज वायरस में होता ही नहीं है, तो वो मतलब वो म्यूटेट कर गया, तो बहुत बार RT-PCR निगेटिव आता है। बहुत फ्लिप साइड क्या है कि बहुत बार आप ठीक हो गए उसके बाद भी RT-PCR पॉजिटिव आता है।
तो वो डेड सेल्स के कारण भी पॉजिटिव आता है। तो इन दोनों को अलग अलग थोड़ा समझने की जरूरत है। अब मीनाक्षी सिन्हा जी ने हाथ रेज किया है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगी आप अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। और सभी से भी गुजारिश है कि अपने अपने हाथ उठा देंगे तो मुझे आसानी होगी सबको रिक्वेस्ट करने में, प्रश्न पूछने के लिए। जिनको भी जी प्रश्न नमस्कार सभी को। मेरा प्रश्न डॉक्टर नितिन जी से है। दो प्रश्न है मेरे एक्चुअली। और पहला प्रश्न है, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, फीडिंग कराती हैं, क्या उन वैसी महिलाएं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं? मतलब वो वैक्सीन ले सकती हैं? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा ये है कि अगर कोई, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं और हमने फर्स्ट डोज ले लिया है, तो कितने दिन के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं? और क्या दोनों वैक्सीनेशन के बीच में मध्य में हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं? देखिए मैडम, बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है अभी, क्योंकि मतलब वायरस ही नया है। तो बहुत ज्यादा इस बारे में कोई डिटेल एकदम कोई क्लियर कट गाइडलाइंस की ये गाइडलाइन है ऐसा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वायरस ही नया है, बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी कहीं पर है नहीं। अब रहा आपका क्वेश्चन कि क्या ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं महिलाएं जो वायरस ले रही हैं। दो अलग अलग थ्योरी है कि एक तो बोलता है कि आप वैक्सीन ले लें और कुछ दिन तक स्तनपान ना कराएं, कुछ दिन तक आप जो अदर दूध है, मतलब बाहर का जो प्रोडक्ट है वो बच्चे को फीड करें। जी, क्योंकि अभी कोविड पैंडेमिक ऐसा हुआ है कि लोग चाहते हैं कि पहले महिलाएं प्रोटेक्टेड रह जाएं, उसके बाद आप वैक्सीन, उसके बाद आप ब्रेस्ट फीड जैसे यूजुअल कराते हैं वो। आज ही मैं इसी लेक्चर के प्रिपरेशन के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का वेबसाइट पढ़ रहा था, उन्होंने कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं दिया है कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं ब्रेस्ट फीड करते समय ये वैक्सीन नहीं ले सकती हैं या मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मतलब आपके समक्ष हम दोनों बात रख दिए। अब आपको मतलब कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है मैडम, टू बी ऑनेस्ट। जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जी मामा अगर आप कुछ ऐड करना, मामा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें डॉक्टर अजय मामा। जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि दोनों वैक्सीनेशन के बीच में ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जी हाँ मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं। मामा अगर कुछ आप और ऐड करना चाहें। थैंक यू। जैसे कि वो बताई कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो वो टीका लेनी चाहिए, यही प्रश्न था जी। तो उसमें प्रेग्नेंट लेडीज को हम लोग वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं वो बच्चे को 10 दिन तक दूध नहीं पिलाएं तो बेहतर है। वो इम्यूनाइजेशन के बाद 10 दिन तक नहीं लें तो बेहतर होगा। बच्चे को फार्मूला फीडिंग पर रखिए, उसके बाद फिर अपना दूध पिलाइए। अच्छा, अभी अमरिंदर जी ने अपना हाथ उठाया है, कृपया अमरिंदर जी आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। मेरा सवाल था कि एक मिनट सर, डायबिटीज लेवल जो है 250 से, डायबिटीज लेवल 250 है, तो क्या हम इससे वैक्सीन ले सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। डायबिटिक पेशेंट को तो एकदम वैक्सीन लेना ही चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब वो ऑलरेडी उनका शरीर का इम्यूनिटी कम है। इन केसेस में वैक्सीन को तो और वो लोग और थोड़ा रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसलिए वैक्सीन तो उनको लेना ही चाहिए मेरे से। मतलब ये है भी। अमरिंदर जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था कि ये वैक्सीन के डोज 1 और डोज 2 के बीच में ड्यूरेशंस बार बार चेंज हो रहे हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर पर्पस रहा होगा? जस्ट समझने के लिए ये सवाल था। अगर सवाल मुझसे है तो ये स्टडी किया जाता है कि आप जब पहला डोज लेते हैं तो पहला डोज लेने के बाद आपके शरीर में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इससे वाकिफ होते हैं कि इस ढंग का इन्फेक्शन शरीर में आया है। क्योंकि वैक्सीन क्या है, बीमार का ही दवा कुचला रूप है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी एंटीबॉडी तैयार करने की पूरी है। जैसे शरीर में गया तो शरीर में जो एंटीबॉडी फॉर्म होता है वो बी लिम्फोसाइट्स होता है, एक तरह का रक्त कण है, और उसको सीसीटीवी कैमरा भी है। वो एक बार उसको रीड कर लिया और उसके रिस्पॉन्स में आपके शरीर में जितना एंटीबॉडी निकाला
वो हो सकता है कि शरीर में सफिशिएंट नहीं है। फिर एक गैप के बाद अगर हम फिर वो दवा उसके शरीर में दें तो वो जो लिम्फोसाइट्स है 10 गुना या 100 गुना रफ्तार में उस एंटीबॉडी को तैयार करता है। ये ड्यूरेशन कितना लिया जाए, पहले देखा गया कि 2 सप्ताह के बाद देंगे तो अच्छा है, 28 दिन के बाद देंगे तो अच्छा है। फिर रिपोर्ट आया कि नहीं, हम 6 से 8 सप्ताह के बीच में देंगे। अब सरकार कहती है कि हम 12 सप्ताह के बीच में दें। ये ICMR का स्टडी है कि अगर इस टाइम पीरियड के बाद आप देते हैं तो मैक्सिमम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, इसीलिए ऐसा गैप रखा गया है। और इस पर हरदम चर्चा परिचर्चा और रिसर्च होते रहती है। अभी जो बात सामने आई है ये दवा की कमी के चलते नहीं, कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन एक्सिबिटेड प्रोडक्शन जो है वो अगर 12 सप्ताह के गैप के बाद दिया जाए तो अधिक होगा, इसलिए सेकेंड डोज अब 12 सप्ताह के बाद देने की बात नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ, हेलो 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 हाँ हेलो हेलो, एक हाँ, मिनट डॉक्टर हाँ एक मिनट, थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, मैं वो थोड़ा पढ़ लूं। अच्छा, फिर कोई मुझे दिव्यांशु, भी अवसर देंगे। हाँ बिल्कुल, अगली ठीक बार है। आप फ्रॉम दिव्यांशु कुमार से है। सर, if someone is suffering with TB and taking medicines, so is there any chance of lungs involvement if he exposed with COVID-19? तो डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे? देखिए, जहां तक हम समझ हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये जो क्वेश्चन था इसका जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है कि टीबी के मरीज, वैसे मरीज जो दवा ले रहे हैं, तो क्या उनको क्या चांसेस है कि लंग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कोविड के साथ में? मतलब अगर वो कोविड होते हैं, कोविड पॉजिटिव, तो क्या उनको लंग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरा ओपिनियन है कि ये बिल्कुल हो सकता है। टीबी के इन्फेक्शन के दौरान शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो जरूर है कि वो दवा ले रहे हैं, लेकिन लंग्स के इन्फेक्शन में वो और प्री डिस्पोज होते हैं किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के लिए, तो उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट जरूर हो सकता है। जी, अभी प्रश्न पूछ लीजिए जो पूछ रही थी। हेलो, नितिन सिन्हा जी, आप पूछ लीजिए प्रश्न। जी, गुड इवनिंग सर। दोनों सर को, एक घोष सर को और नितिन सर को गुड इवनिंग सर। वो पूछना था कि ये माइल्ड केस में वो एंटीवायरल ड्रग जो चलता है फेविफ्लू, वो क्या चलाना सही रहेगा? माइल्ड केसेस जनरली देखिए, ये जो वायरस है इसके अगेंस्ट में कोई एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। वो आजकल सर वो फेविफ्लू के नाम से जो चल रहा है ना सर, वो सर लोग रिकमेंड करते हैं। हाँ, मतलब वो इन्फ्लुएंजा की दवा है। एक की कहावत है ना कि कुछ नहीं तो कुछ दे दो। जी सर। आजकल के प्रिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही बार कह दिया कि फर्स्ट 4 डेज जो है, जब ये वायरस आपके नाक में, गले में स्थित है, उस समय इसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। अगर वायरस के चलते आपके शरीर में देह हाथ में दर्द, बुखार आता है तो सिर्फ पैरासीटामोल की गोली लीजिए। और इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको डे 1 को नापना होगा। आपका पहला सिम्टम जिस दिन आया, या तो गले का खराश हो, बुखार हो, बदन हाथ में दर्द हो, वो आपका डे 1 हुआ। डे 1 टू डे 4 या डे 5 तक ये वही लोकलाइज्ड है या जनरलाइज नहीं हुआ है, वहीं पर है। और इसमें कोई दवा नहीं है, सिर्फ आप गार्गल करिए, पैरासीटामोल की टैबलेट खाइए, और जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवा हम लोग देते हैं, जिंक का, विटामिन सी का और विटामिन डी का, वो आप लीजिए। लेकिन इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो दवा खाते हैं टेमीफ्लू, उसका इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ पैरासीटामोल खाइए। और इसमें 80% केसेस इसी में इम्प्रूव हो जाता है। थैंक यू सर। बाद का जो 5 से 8 दिन का समय है, वो लंग्स में उसके खुरापात का समय है,
और फिर 8 से लेकर 12 दिन का जो समय है वो साइटोकाइनिन स्टॉर्म का समय है। उसी से हम लोग स्टेरॉइड या एंटीकोगुलेंट देते हैं, एक साथ देते हैं। फिर उसके बाद का समय है पोस्ट कोविड सिक्विली का समय है। ऐसा बांटा ही हुआ है और ट्रीटमेंट को उसी ढंग से आपको चलाना भी है। तो फर्स्ट 5 डेज का आपका जो प्रॉब्लम था उसमें कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। इम्यूनोमोडुलेटर दवा लीजिए और साथ में पैरास्टामोल एक दवा है जिसको लेकर आप 4 दिन आराम से बिता सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी केस हो, आप कोविड मान के ही चलिए, आइसोलेशन में रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और अपने को दूसरों से अलग करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और कृषि को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया हाथ उठाए। हाँ। एक वामिका जी बोल रही है कोई। हेलो। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए, संजना सिन्हा जी कोई हैं, शायद वो कहना चाह रहे हैं। हाँ 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 बोलिए बोलिए। हेलो, वही है फ्रॉम प्रदीप कुमार टू ऑल। हेलो हेलो बोले हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी, मैं डॉक्टर सी के घोष भागलपुर से। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। हेलो, मेरा एक प्रश्न है कि कोरोना के चिन्हित लक्षणों के अतिरिक्त ऐसा क्या लक्षण हो सकता है कि कोरोना का लक्षण आने के पहले भी कोरोना कहते हैं 2-4 दिन से है, लेकिन पता नहीं है जब तक कि लक्षण सामने ना आ जाए। तो इन लक्षणों में से सबसे ज्यादा लक्षण ऐसा कौन है कि मूल लक्षण आने के पहले ये चिन्हित कर लिया जाए कि कोरोना का संक्रमण हो गया है इस बदन में? इस कोरोना काल में, मेरी आवाज आ रही है? इस कोरोना काल में आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आवाज आ रही है। इस कोरोना काल में आपको जो भी तकलीफ होता है हम उसको कोविड मान के ही चलते हैं। विशेषकर आपको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम कुछ भी हो, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन हाथ पे दर्द या लूज मोशन, आप मान के चलिए कि आपको कोरोना है, जब तक कि वो रिपोर्ट द्वारा या किसी अन्य विधि से नेगेट नहीं किया दिया जाए। तो हमने पहले ही कहा कि ये ऐसा पेंडेमिक है कि आपको जो भी सिम्टम होगा इन्फ्लुएंजा का, वो कोरोना मान के ही हम चलते हैं। इससे पेशेंट को लूज मोशन से भी स्टार्ट हो सकता है, वो पतला दस्त हो रहा है, बदन हाथ में दर्द हो रहा है। अगर बुखार है, बदन हाथ में दर्द है, पतला पखाना भी हो रहा है, सर्दी जुकाम है, तो मान के चलते हैं कि कोरोना है, जब तक कि जांच के द्वारा वो नेगेटिव नहीं बताया जाता है। जो 3-4 डिफाइंड लक्षण है, फीवर, कफ, लूज मोशन, हेडेक, बॉडी एक, ये सब डिफाइंड लक्षण है कोरोना के। आजकल मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल यूरोलॉजी में हम लोग आजकल एवरीथिंग इज कोरोना अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इसी फेनोमेनन पे काम कर रहे हैं। सब कुछ जब तक मतलब कोरोना के अलावा कुछ भी चीज होगा तो वो कोरोना पहले रूल आउट करेंगे, क्योंकि नई डिजीज है, लोगों को एक्सपोजर भी कम है। तो मतलब हम लोग गार्ड लेकर के पहले हर एक चीज में पहले कोरोना को एक्सक्लूड करना ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज, जैसे हम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो कोई भी इन्वेजिव प्रोसेस करने से पहले भी कोरोना जांच जरूरी है। डॉक्टर नितिन, इस थ्योरी को मानते हुए अगर ये कहा जाए कि भाई पहले दिन से ही हमको अगर लक्षण आ रहा है कि भाई कोरोना है, तो पहले दिन से ही दवाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिपोर्ट आने में तो 4 से 5 दिन लगता है ना कम से कम। तो ये थ्योरी मान रहे हैं कि भाई ये सारे लक्षण है तो हम खाना शुरू कर दें। विल इट प्रूव टू बी negative impact? Early treatment is the keystone for treatment in corona. Early starting of the drugs is a keystone in treatment of corona. आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आप, और मतलब शुरुआत वाले दिन में तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग बुखार अगर है तो पैरासीटामोल, अगर खांसी सर्दी कफ है तो उससे रिलेटेड कोई दवा, हम लोग तो शुरुआत वाले फेज में वही ट्रीटमेंट करते ही हैं। और दवा सब जो है वो इतनी माइल्ड है कि अगर आप
अगर मान लीजिए जस्ट इन केस अगर नहीं निकले तो क्या होगा, नहीं निकले तो दवा इतनी माइल्ड है कि आपको खाने से कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये सब एजिथ्रल, ये सब से नॉर्मल जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का दवा सब है, ये सब चल रहा था। तो जस्ट इन केस अगर नहीं भी निकलता तो भी ये दवा का शेड्यूल ले लेने में कोई हर्ज नहीं होता। तो क्या ये वन सॉल्यूशन फिट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ दवाई है, और अगर इसका प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए किसी से तो उसको लिया जा सकता है, कोई इशू तो नहीं है? जनरली अब तो मतलब जितने सारी सरकार हैं, चाहे हम तो बहुत बार व्हाट्सएप पे ही देखे थे कि झारखंड सरकार एक पूरा अपना ही निकाल के रखी थी कि भाई ये 10 दवा का ये सब दवा आप अलग अलग स्टेजेस में, एक कोई अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग दवाई, लेकिन जिसमें ये 4-5 तो एकदम मस्ट है, तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो शुरुआत वाले फेज में एकदम बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अनंत कुमार घोष जी ने हाथ उठाया है, पूछ सकते हैं अनंत कुमार जी। जी हरे कृष्ण। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी तो आपने बताया कि अगर सिम्टम्स आ रहा है तो हम वो दवाई ले सकते हैं स्टार्टिंग से ही, लेकिन विदाउट सिम्टम्स जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन बी, एंटी कोविड और लाइक कोरोनिल, जैसे पतंजलि का एक कोरोनिल टैबलेट आता है, तो प्रिकॉशनरी जैसे कि हम उसको ले रहे हैं, तो अगर रेगुलर उसको लेते रहे तो कोई नुकसान तो नहीं है ना उसका ज्यादा लेने का? जैसे विटामिन सी अगर पर डे 2 टैबलेट ले रहे हैं या जिंक कोविड ले रहे हैं। आप जो भी ले रहे हैं ये फूड सप्लीमेंट है, ये दवा नहीं है, ये दिमाग में रखिए। विटामिन सी आपकी दवा नहीं है, विटामिन डी दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है जो कम है उसको पूरा करता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होता है कि आप 2 दिन पहले खाए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई हम कार्डियक पेशेंट है, ये दवा खाएंगे तो कार्डियक टोनिसिटी बढ़ जाएगी। ये एक फूड सप्लीमेंट है जो आदमी को लेना चाहिए, और जो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि पहले से की कमी रही होगी। और हमने पहले भी कहा है, और अभी का जो ICMR का जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आया है वो मना करता है ये फर्स्ट 5 डेज जो एसिम्टोमेटिक हैं या फ्लू लाइक सिम्टम लेकर आए और जिसके अंदर की वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लोकलाइज्ड है, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना है। कहे कि वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडी चाहिए, वो बदन में ही बनेगा, बाहर से नहीं आएगा। वो एंटीबॉडी बनेगा आपके शरीर के अंदर में और वही वायरस को मारेगा। अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रल लेते हैं, एजिथ्रल से काफी गैस्ट्राइटिस होता है, उसका कोई रोल नहीं है, आप क्यों लीजिएगा? ऐसे भी इन्फ्लुएंजा के पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक आप नहीं लिखते हैं, सिर्फ पैरासिटामोल खिला कर रखते हैं। अगर 4-5 दिन बुखार नहीं कमा तो जांच करते हैं टाइफाइड वगैरह का। तो मेरा अपना कहना है कि आप जो भी खा रहे हैं ये फूड सप्लीमेंट है, आप पहले भी खाइए बाद में खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहना चाहिए, आपको मार्क करना चाहिए कि मेरा जो खराश आ रहा है इसमें प्रोग्रेशन हो रहा है, ये किस ढंग का खराश है, गला खटखट कर रहे हैं, ये ड्राई हैकलिंग कफ आ रहा है, ये अंदर से कुछ कफ बाहर निकाल रहे हैं, या कुछ हमको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, या सैचुरेशन गिर रहा है, तो वो डेट 4 to 5 डे के बाद स्टार्ट होता है, तब कंफर्म हो सकता है कि ये इन्फेक्शन हो चुका है। उससे पहले तक आप एसिम्टोमेटिक हैं, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है लेकिन दूसरे को हम नहीं दे दें, पूरा पानी पीना है, गार्गल करना है, और अपर रेस्पिरेटरी जो जगह है साफ रखना है। आप अगर नीति कर सकते हो तो नीति कीजिए, गार्गल कीजिए, गर्म पानी कीजिए, स्टीम इनहेलेशन दीजिए। उसका मकसद है कि गला, नाक, साइनस आपका क्लीन रहे, समझ गए? और ये कोई दवा नहीं है कि आपको लगातार कोई कोरोना कोई रोक देगा, अगर कोरोना है तो जाएगा ही। लेकिन अच्छी बात है कि 80% इन्फेक्शन कोरोना का भी है वो इसी स्टेज में खत्म हो जाता है। और ये है कि कोरोना को मारने की कोई दवा नहीं है। पहले जो लोग एडवोकेट कर रहे थे कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन देंगे, जो सेकंड फेज में हम देने की बात कर रहे थे, कि वायरस के इम्प्लीकेशन को, मल्टीप्लिकेशन को, लाइफ को कुछ हॉल्ट कर देगा, ताकि हॉस्पिटल में एडमिशन का डेज कम जाए, ऑक्सीजन का लेवल कम जाए, जरूरत कम पड़ जाए। ये वैसा भी नहीं हुआ। तो टॉक्सिजिमेब, रेमडेसिविर ये सब ऑब्सोलीट हो गया। प्लाज्मा थेरेपी लोग खत्म कर दिए कि बाहर के एंटीबॉडी से इनका ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी अब नहीं है। अब सिंपल चीज है, आपके बॉडी में पैदा हुआ एंटीबॉडीज ही इसका इलाज है। और जिस समय ये वायरस लंग्स में गया, इनिशियल स्टेज में एंटीबॉडी बनकर तैयार होकर उसको मारेगा,
लेकिन जब साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाएगा कि अपने ही सेल को मारने लगेगा, उस समय डेक्सोना और एंटीकोगुलेंट देते हैं। आपका प्रश्न था शुरुआती दौर का, तो शुरुआती दौर में आप सिर्फ गार्गल कीजिए, नीजल पैसेज को क्लीन रखिए, और जो दवा है इम्यूनिटी मॉडरेटर जो है उसको लीजिए, और कुछ डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। 80% केस इसी में ठीक होते हैं, कोरोना रहेगा तो भी। एक प्रश्न और था मेरा कि जैसे कि लास्ट एक मिनट थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि टाइम थोड़ा हम लोग शॉर्ट रहेंगे। इन केस अगर ये हो जाता है तो दोबारा हमें लिंक पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो काइंडली अपने प्रश्नों को थोड़ा सा प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट रखेंगे। थैंक यू। ठीक है, एक मेरा प्रश्न ये था कि लास्ट 1 मंथ से मेरी ना स्मेल चली गई थी। लास्ट टाइम भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, मेरी स्मेल नहीं है, बाकी कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। मोर देन 1 मंथ हो गया, मेरे को स्मेल नहीं आती है। तो मैं ये मान के चलूं कि मुझे कोरोना हो गया था, और अब क्या सिचुएशन, तो अगर हो गया तो क्या आगे होने के चांसेस हैं, या मैं अब सेफ हूँ, एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है मेरा, या उसका कोई टेस्ट करवा? ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है, जब कोरोना के इन्फेक्शन या कोई वायरस इन्फेक्शन भी होता है, सर्दी में भी आप देखिएगा, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा में भी, तो वो नर्व ब्लॉक हो जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है, आपकी स्मेल चली गई है। ये पहला कोरोना का ये प्राइमरी लक्षण में भी आता है। तो आप मान के चलिए कि आपको कोरोना, पैंडेमिक में कोरोना ही मान के चलेंगे, और वो आपको स्मेल आने में 1-2 महीने का वक्त लग सकता है। अब वो तो रिजेनरेटिव प्रोसेस होगा, जो डैमेज करने का था कर दिया, अब 1-2 महीना समय लगेगा उसको रिजेनरेट करने में। अभी आर.के. सिन्हा जी ने अपना हाथ उठाया है, काइंडली अपने प्रश्न पूछ लें आर.के. सिन्हा साहब। आर.के. सिन्हा साहब अगर आप हैं तो प्रश्न पूछ लें। हाँ जी बिल्कुल है। प्लीज प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा पहला तो ये सवाल है कि जो पहले से कोविड पॉजिटिव हो चुका है घर में, उनके यहाँ दोबारा उनका अगर निगेटिव होते हैं और फिर से पॉजिटिव होने की क्या चांसेज है, उसकी क्या साइन है, इस पे पहले ये जानकारी चाहेंगे। और इसके बाद पहले इस पे आप ज्ञान दें, तो उसके बाद मेरा एक और सवाल है, हम चाहेंगे कि इस सवाल का पहले जवाब आ जाए। जो पहले पॉजिटिव थे निगेटिव हो गए हैं, उनको दोबारा से पॉजिटिव होने की क्या चांसेज है, उनके क्या साइन है? चांसेस तो हरदम है, अगर उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, और जैसे कि फर्स्ट पहला लहर जो था कोविड का, और ये जो सेकंड लहर है, ये सेकंड म्यूटेंट वायरस है, म्यूटेशन हो चुका है, ये अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है। तो आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी कम तैयार हुआ है, और ये जो सेकंड म्यूटेंट वायरस है इसका लोड अधिक है, तो आप आरटी-पीसीआर में पॉजिटिव या कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। का क्या प्रिकॉशन है, क्या टेस्ट होगा, दोबारा हमको आरटी-पीसीआर क्या बार-बार कराना पड़ता है, क्या करना चाहिए? आरटी-पीसीआर बार-बार कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो सेकंड वेव में जो आपका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आया है, और आप उसको मान के चलें कि हमारा कोविड इन्फेक्शन फिर हो गया है, जब आप 14 दिन का समय बीत जाएगा, फिर अगर आप रिकवर कर जाते हैं, एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, तो फिर कराने की आपको जरूरत नहीं रहती है। आपका सिम्टम्स और आपका कितना दिन से आपका सिम्टम्स क्या है एक, और आपका ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से अब आप कितने दिन आगे बढ़ गए, ये 2 इंडिकेटर है। मतलब आपका सिम्टम्स अभी क्या है, पहला जो सिम्टम हुआ था उससे आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे डेज आप डेज का काउंट कीजिए फ्रॉम द डेज ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। जब आपको पहली बार आपको बदन दर्द हुआ, खांसी हुआ, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, जब आप दोबारा कोविड निगेटिव होने के बाद दोबारा आपको ऐसा सिम्टम्स जो हुआ, जिस दिन पहला सिम्टम हुआ दैट इज योर डे 1। तो आप उस डे 1 से काउंट कीजिए। एक दूसरा बात कि आप जितने दूर आप जाते जाएंगे डे 1 से, उतने आपका चांसेस ऑफ गेटिंग बैक टू नॉर्मल बढ़ता जाएगा। ओके, मेरा एक और सवाल है। मेरे ये रिश्तेदार, उनका थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन ये है, उनका डी डाइमर 445 है, सीआरपी 28 है, सीटी का स्कोर 15 है, और ऑक्सीजन लेवल स्टेरॉइड पे 95 है। डज ही रिक्वायर एनी हॉस्पिटलाइजेशन? और ऑक्सीजन अगर घर पे अगर वो कंसंट्रेटर अगर अवेल करें, दैट वुड बी सफाइस, और ही नीड्स एनी हॉस्पिटलाइजेशन? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डी डाइमर 445, सीटी स्कोर 15, सीआरपी 28 एंड डी डाइमर 445।
और ये इस स्टेरॉइड पे चल रहे हैं और इनका ऑक्सीजन लेवल 95 है। मतलब ऑक्सीजन ये लेवल वाइफ ऑन रूम हस्बैंड एयर, दोनों। हाँ कम। ऑन रूम एयर मतलब कोई ये ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, जी रूम जी एयर जी नॉर्मल एयर पे नहीं ब्रीदिंग नहीं, में। रूम में इस राइड पे हैं, लेकिन हाँ इस राइड के बाद ये 95, इनका पीछे 95 से नीचे भी गया था, बट समहाउ दे आर मैनेजिंग दिस स्कोर ऑफ 95। ये वाइफ हस्बैंड दोनों ही हैं और इनका काफी क्रिटिकल पोजीशन है। एंड डॉक्टर कुछ लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आर कमिंग, जैसे कि नहीं मेरे हिसाब से हाँ मतलब डिफरेंस जो लेवल्स है वो डिफरेंस इन ओपिनियन वाला कैटेगरी में फॉल करता है, बट मेरे हिसाब से इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। ओके अब ओके थैंक यू। हेलो, अब प्रियांशु घोष जी ने अपना हाथ उठाया है, करनी वो भी अपना प्रश्न पूछ ले, अगर प्रियांशु घोष जी हैं तो। प्रियांशु घोष जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रियांशु जी अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। मैं अपना प्रश्न पूछ लूं? बोलो। मैं अपना प्रश्न पूछ लूं? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। हेलो हेलो प्रियांशु जी, अगर प्रियांशु जी का हेलो नहीं प्रियांशु जी अभी हैं, पूछ रहे हैं, उनको पूछ लेने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिए। ठीक है। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे पापा अल्ट्राशीट खाते हैं और उनको घुटने में दर्द होता है, 70 एबव है, वैक्सीन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं वो अभी? हेलो, अगर ये सवाल मुझसे है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ नितिन दा आपसे ही है। एकदम बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें कोई 100%। दिक्कत और एकदम लगाना चाहिए जितनी जल्द हो सके। एकदम। हाँ, और दूसरी बात, एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ। मुझे 3 तारीख के आसपास 2 दिन के लिए फीवर आया था और मैं नॉर्मल पैरासीटामोल खाया, 2 दिन में फिट हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं आया। अब मैं वैक्सीन लगवाऊं नहीं लगवाऊं, एक डर सा मन में है, ये टेस्ट नहीं कराया था मैंने। वैक्सीन लगवाना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? फीवर वगैरह कुछ नहीं, बस 2 दिन के लिए आए थे नहीं, सिम्टम, बस और कुछ नहीं था। नहीं, आप 15 डेज आप क्रॉस कर चुके। जी हाँ, फिर 3 तारीख के आसपास। एक बार तुमको आरटीपीसीआर इनको करा लेना चाहिए, और आरटीपीसीआर अगर पॉजिटिव आता है तो 300 दिन के बाद ही वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो सर ये 3 तारीख के आसपास फीवर आया था मेरे पास, 3 तारीख को। हाँ तो आज 17 दिन 14 दिन हो गया ना, एक बार आरटीपीसीआर करवा लीजिए आप। अच्छा। उसके अगर आरटीपीसीआर में अगर कुछ आता है तो फिर उसके बाद क्या करना है? माने अगर एक बार कोविड का पूर्व इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हम लोग 3 महीने के बाद ही लगवाते हैं। 3 महीने के बाद लगवाते हैं। तो चांस हो सकता है मेरे साथ ऐसा, अगर मैं 10-12 दिन क्रॉस कर लिया हूं तो? कुछ सिम्टम नहीं है तो ठीक है, आप कोविड नेगेटिव ही हैं, मान के चलते हैं तो 8% नेगेटिव आ जाए। लेकिन अगर शुरुआती दौर में फीवर आया, आप जांच नहीं किए हैं, इस पीरियड में कोविड मान के ही चलते हैं। तो बुखार आया था तो तो आप वो जो टाइम है 6 वीक के बाद या 8 वीक के बाद ही लीजिएगा, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं अपना प्रश्न पूछ लूं? हाँ बिल्कुल पूछिए, ब्रिजेश कुमार जी ना? जी हाँ जी हाँ। हाँ पूछिए। मेरा प्रश्न डॉक्टर घोष साहब से भी है और डॉक्टर नितिन कुमार जी से भी है। ये क्वेश्चन वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। मेरी वाइफ को राइट लेग में डीप वेन थ्रोम्बोसिस है और ये 150 mg इको एस्पिरिन लेती हैं, और जो लास्ट इनका वो हुआ था उसमें पार्शियल रिकैनालाइजेशन, पार्शियल रिकैनालाइजेशन बता रहा था। तो टीका लेने के लिए कोई जांच करवाना पड़ेगा, कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी? ये तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो एक अलग इशू हो गया कि पाँव में सूजन होगा या दर्द होगा, जो भी होगा, जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए हार्ट के तरफ वो नहीं हो पा रहा है थ्रोम्बोसिस के चलते, तो ये एक अलग इशू है। लेकिन ये नहीं, वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं? हाँ वैक्सीन तो लेना ही है, वैक्सीनेशन उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो आप एस्पिरिन की बात कहें
जी एस्पिरिन की दवा जो है वो ब्लड थिनर के रूप में भी लोग लेते हैं, कार्डियक पेशेंट लोग ब्लड जी थिनर रूप में। और इसमें जो हम लोग ये जो इन्फेक्शन होता है जिसमें जी एंटीकोगुलेंट देते हैं बढ़ने के बाद, तो इस इन्फेक्शन में प्लेटलेट लेवल कुछ घट जाता है। जी तो प्लेटलेट लेवल घटने के चलते हम लोग एस्पिरिन देना नहीं चाहते हैं, और ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगा। जी और इसको वैक्सीनेशन से कोई इशू नहीं है, वैक्सीन तो आराम से ले सकती है। अच्छा, मतलब कोई वैक्सीनेशन में कोई ब्लड इशू नहीं है। कोagulation का चांस तो नहीं रहेगा? नहीं नहीं, कोई चांस नहीं है। मैं वैक्सीन थोड़ा से कोई मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। ऐसा है कि ये डीवीटी जो वैक्सीन जो है वो भी प्रोथ्रोम्बोटिक होता है। वैक्सीन भी थ्रोम्बस कॉज करता है। इनको डीवीटी है तो मेरे ख्याल से इनको डी डायमर और सीआरपी करा लेना चाहिए। यदि वो वैल्यूज नॉर्मल है तभी वैक्सीन लेना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन ये है, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी सारे वीडियोस देखते रहता हूँ। अभी मुझे कोविड हुआ था, पूरे फैमिली को हुआ था, और डॉक्टर के अग्रवाल जिनका कल निधन हो गया, उनके काफी वीडियोस में देखता था। तो वो इस मामले में बड़ा थे कि मतलब जिसको इस तरह का डीवीटी का इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है, और ये चूंकि वैक्सीन भी वही करता है जो वायरस करता है, तो बहुत जरूरी है कि इनको अपना डी डायमर और अब सीआरपी करा लें। यदि उसका वैल्यू नॉर्मल है तभी आप वैक्सीन लगाने जाएं, या फिर आप अब इकोस्प्रिन पे चल रही हैं, क्या किस पे चल रही है? इकोस्प्रिन ले रही है ना, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आप एक बार अपना डी डायमर और सीआरपी करा लीजिए, ठीक है? ये डॉक्टर प्रीति रंजन सिन्हा साहब कह रहे थे। डॉक्टर नितिन साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मतलब एग्री करते हैं डॉक्टर, अभी जो सर बोल रहे थे डॉक्टर प्रीति रंजन से एग्री करते हैं। अच्छा अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन है जो डॉक्टर, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछे। समय की अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा, सेकंड क्वेश्चन है कि जैसा डॉक्टर ए.के. घोष साहब ने बताया कि साइटोकाइनिन बनने के बाद सेल्स को, खुद के सेल्स को मारने लगता है, तो वो उसमें क्या सिम्टम आता है जिससे लगे कि अब मेरा साइटोकाइनिन बन गया है? और ऐसा कोई सिम्टम अलग से कुछ आता है? ऐसा आएगा, ये जनरली 8th डे होता है। 5 दिन तो एसिम्प्टोमेटिक रहा, या जो 3 दिन में जो नॉर्मल एंटीबॉडी बन रहा है वो सेल को मार रहा है, और 3 दिन के बाद ये साइटोकाइन स्टार्ट होता है 8th डे। तो अगर काफी हाई टेम्परेचर आ गया, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया, उस समय हम लोग स्टेरॉइड देने करते हैं। और स्टेरॉइड एक दोधारी तलवार है, अगर उसको पहले दे देंगे तो बहुत हार्म करेगा, वो एंटीबॉडी बनने ही नहीं देगा। एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो वायरस मरेगा कैसे? वायरस के किल करने में स्टॉर्म जब आ जाता है, जो अपनी सेल को मारने लगता है, तब उसको हम ब्रेक लगाते हैं, और उसी ब्रेक लगाने में स्टेरॉइड का यूज करते हैं। और ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया, अब ये जितना भी सिमिलर जो स्पाइक कोरोना वायरस का है, हमारे ब्लड वेसल्स में भी है, उससे मिलता जुलता है। तो वहां डैमेज किया तो उसमें पूरा क्लॉटिंग हो गया। क्लॉटिंग के चलते आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें ब्लड थिनर देते हैं। आपका जो प्रश्न था कि ये क्लॉटिंग कर सकता है क्या नहीं, अगर ये जितना आप जांच वो बताए वो इंफ्लेमेशन को शो करता है, मेरे पेशेंट में इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है, सीआरपी काफी बढ़ गया, डी डायमर काफी बढ़ गया, मतलब ये स्टेज में आ गया है, तो अभी आपको क्या करना है, तो वो इंडिकेट करता है। लेकिन नॉर्मल ही बताया कि स्टेरॉइड देने का जो टाइम है, 5 दिन उधर मान लेते हैं, 3 दिन इधर मान लेते हैं, 8 दिन के बाद ही आप दीजिए, जबकि कंडीशन काफी डिटेरेट क्या हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब किसी और को कोई प्रश्न पूछना है तो काइंडली, क्योंकि किसी ने अभी हाथ अपना उठाया नहीं है और हम समय समाप्ति की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर किसी को और कोई प्रश्न पूछना हो तो प्लीज जल्दी से थोड़ा। सर मेरा एक प्रश्न है सर। ये कौन शिशिर जी बोल रहे हैं? जी जी, शिशिर बोल रहा हूँ सर। हाँ प्लीज प्लीज पूछिए। सर एक्चुअली आज से लगभग 6 साल पहले मेरी एक्सीडेंट हो गई थी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो सर उसमें मुझे काफी चोट लगी थी घुटने में, तो काफी दिनों तक मेरा इलाज चला सर। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको रूमेटॉइड की प्रॉब्लम हो गई।
तो मैंने सर उसके बाद भी 2 ढाई साल तक मेडिकेशन करवाया, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है सर कि पेन की समस्या या झुकने में, उठने में सर अभी भी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए सर क्या बेहतर उपाय होगा? आपको मतलब ये अनरिलेटेड है रूमेटॉइड। अगर आपको रूमेटॉइड बोला गया तो आप रिलेट जरूर कर रहे हैं इसको एक्सीडेंट से, लेकिन रूमेटॉइड कोई एक्सीडेंट से एज सच रिलेटेड नहीं है। बेसिकली आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए, जो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा आपके केस में। अगर क्लिनिकली आपको लगेगा, क्लिनिकली सपोर्टेड बाय कुछ ब्लड टेस्ट, अगर आपको लगेगा कि रूमेटॉइड या किसी भी फॉर्म का आर्थराइटिस है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली दवा चलेगी। और नहीं, अगर नहीं लगेगा तो फिर दूसरी, मतलब उसके जो आपको सिम्टम्स जिस प्रकार के, उस हिसाब से फिर दवा चलेगी। सर डॉक्टर जेके मित्रा, पहले तो सबको नमस्कार। मैं हमारी ऑडिबल सुनाई पड़ रही है? जी सर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। तो जब पिछली बार मैं आया था, मैं तो पहले अजय कुमार घोष जी को और नितिन जी को बहुत बहुत नमस्कार करूंगा, और जितने भी लोग हैं सबको अपना प्रणाम नमस्कार। पिछली बार मैं आया था और बहुत सारी बातें हुई थी। आज डॉक्टर घोष ने बहुत सारी बातें अच्छे से समझाया और बड़ा ही अच्छा लगा। एक दो चीजें जो थी जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि RT-PCR टेस्ट, तो इसका जो फिजिबिलिटी है 66% ही है, इसलिए ये नहीं कि सब में पॉजिटिव ही आ जाएगा। पॉजिटिव आता है ठीक है, नहीं तो लंग से अपना CT से निकालते हैं थोड़ा लेट होने पर, ये बात है। दूसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट बात आई थी, ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग मदर, ये बहुत ज्यादा चल रहा है अभी तक। फॉक्सी एक संस्था है, फेडरेशन ऑफ सेनगाइनी वाली संस्था है, वो रिकमेंड करते हैं और वो बताते हैं हमेशा कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को वाले बच्चे को अगर दे रही हैं तो ब्रेस्ट मिल्क में भी वो एंटीबॉडी ट्रांसमिट हो सकता है। और दूसरी बात है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको रिस्क ज्यादा रहता है, तो दे कैन गो फॉर द वैक्सीनेशन। लेकिन हो सकता है कि आप सेंटर पर जाएं तो ICMR का गाइडलाइन जो हम लोग का है उसमें अभी तक उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, सो दे मे गेट फाइंड सम, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है और ये हो सकता है, इस बात को जाना होगा। लेकिन साइंटिफिकली दे आर ऑल करेक्ट। और दूसरा जो गैप का बात था, तो गैप के बात में घोष सर ने काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया, तो उसको हम लोग कहते हैं। और बात थी एक DVT के साथ में वैक्सीन का बात, तो उसमें जो डॉक्टर रंजन ने कहा, काफी अच्छी बात बताई कि पहले आप टेस्ट कर ले। लेकिन मैं उसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि कोविशील्ड ना लेके कोवैक्सीन मिले तो वो लें, वो कोविशील्ड नहीं लें उसमें, क्योंकि उसमें शायद थ्रोम्बोजेनिक प्रॉपर्टी जो है ज्यादा है। और तो बाकी सब तो अच्छी बात ही है और सब ठीक ही ठाक है, चल रहा है। तो जो बातें हुई और तो कुछ ऐड नहीं करना, ये मैं चाह रहा था कि ऐड करूं इसके बारे में, अगर घोषदा कुछ बताया तो इसमें देख सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू। मेरा एक प्रश्न है सर मुझसे। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, प्रश्न कीजिए आप प्लीज। जी, एपिलेप्सी पेशेंट वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। ओके, थैंक यू। सिर्फ वेस्कुलर डिजीज में हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे कि DVT था, या किसी को कोगुलोपैथी है, या किसी को ITP है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसिटिक परपुरिया जो है वो सब अभी तक ये अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो आप 1 महीने के बाद लीजिए। अगर आपने इन्फेक्शन में अगर हुआ, उसमें आपको अगर प्लाज्मा यूज किया गया हो तो उसके 90 दिन के बाद लीजिए, लेकिन प्लाज्मा को थेरेपी से हटा दिया गया है। और अगर अभी जैसे आ रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट में, उसमें भी 90 दिन का गैप करना पड़ेगा। तो वो गैप जो है कब ले वैक्सीन, वो भी इम्पोर्टेंट है। हेलो 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 जी, बोलिए। हेलो हाँ हाँ, कौन? हेलो, हाँ जी, बोलिए। हम पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। हेलो, हाँ दादा बोलिए, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है दादा, आप बोलिए। हाँ, हमारा ज्वाइंट क्वेरी है डॉक्टर घोष और डॉक्टर नितिन सभी से, ये थोड़ा सा आप ये ब्लैक फंगस पे इन ब्रीफ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और डॉक्टर नितिन से मेरा एक स्पेसिफिक क्वेरी होगा
कि क्या इसका ऑर्थोपेडिकल प्रॉब्लम भी कुछ हो जाता है क्या बात जस्ट इमीडिएटली? आपने जो प्रश्न किया, एम आई क्लियर? हाँ, ये आप क्लियर हैं? हाँ क्या मैं बताऊं उस बारे में कुछ? हाँ, थोड़ा सा ब्लैक फंगस पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ में। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये जो फंगस जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये इन्वायरमेंट में फैला हुआ है। ये कोई नई चीज नहीं है। ये फंगस आपके इन्वायरमेंट में है, आपके चारों तरफ है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप स्वस्थ आदमी है, तो आपको कोई खतरा इससे कभी नहीं है। जब आदमी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बीमार हो जाता है, तभी ये फंगस आदमी के नेजल पैसेज से जाकर नाक में, साइनस में, आंख में और ब्रेन की तरफ फैलता है और ये फेटल बन जाता है। इसे ब्लैक इसलिए कहते हैं कि इसके इन्फेक्शन से नाक में जो पपड़ी जमेगा, चमड़े का रंग काला होगा, एक तरफ का चेहरा फूल जाएगा, साइनस का पेन होगा, माथे में दर्द होगा, और अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो कम गया, चला गया। फंगस को तो आप जानते ही हैं कि ऐसा इस कोविड के साथ क्यों जोड़ा गया है। ये तो पहले भी होता था, कोई नई चीज नहीं है। हम लोग सबों को फंगस इन्फेक्शन होता है, दिनाई होता है। क्यों होता है? जहाँ दो चमड़ा सटता है, वार्मनेस है, ह्यूमिडिटी है, वहां पर फंगस ग्रो कर जाता है। तो इसी ढंग से इन्वायरमेंट में जो फंगस का स्पोर्स घूम रहा है, जब कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, अगर वो डायबिटिक है, उसमें ऐसी इम्यूनिटी कम जाती है। और जब आप ऑक्सीजनेशन करते हैं, अगर नेजल पॉन लगाते हैं, वो इतना इन्फेक्टेड रहता है, उससे आपको इन्फेक्शन जा रहा है। जो आप ऑक्सीजन का सिलेंडर से बॉटल में जो पानी ह्यूमिडिफाइड होकर जा रहा है, पानी आपका चेंज नहीं किया हुआ रहता है। ये सब जो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है, इसमें चांसेस हो जाता है कि आपके नाक के अंदर में सीलन है, गर्मी है, वहां पर ये स्पोर्स जो है ये हाइफा बनाते हैं, फ्लरिश कर जाते हैं, और फिर आपके नाक, साइनस, आंख की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये काफी क्विक बढ़ता है। इसकी फर्टिलिटी काफी अधिक है। तो इसमें मेन जो चीज है जो हम फील करते हैं, ये सामान्य फंगस है, लेकिन आदमी अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहे, अगर उसका हाइजीनिक कंडीशन खूब पुअर हो, डायबिटिक हो, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पर हो, जिसमें कि इम्यूनिटी घट जाती है, तो वो लोग इससे अधिक विक्टिम होते हैं। इसीलिए कोविड के साथ में कोरिलेट किया गया है कि अगर कोविड का कंडीशन है, पेशेंट स्टेरॉइड में है, डायबिटिक है, ये कंडीशन देखने को अधिक मिल रहा है कि उसके नेजल पैसेज से जो फंगल स्पोर्स जाके ब्लैक फंगस का जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, नाक में ब्लॉक, ब्लीडिंग, साइनस में दर्द, माथे में दर्द, आंख के अंदर का दर्द, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, और फिर वो ब्रेन में जाके कोमा वगैरह कोर्स करता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर इनिशियल स्टेज है, आप उसमें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन जो काफी कॉस्टली है, नहीं मिलता है, और अगर वो साइनस में चला गया, ब्रेन में चला गया, तो डिफिकल्ट है, बहुत म्यूटिलेटिंग ऑपरेशन है। और ऑर्थोपेडिक का क्या एप्लीकेशन हमको पता नहीं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि ब्लैक फंगस है तो ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करेगा, और इसमें आपको एक तरफ दर्द होगा, नाक जाम होगा, ब्लीडिंग होगा, साइनस में, माथे में, आई में दर्द होगा, और ये मेनली अनहाइजीनिक कंडीशन के चलते होता है। लोग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, उसका कोई फिल्टर नहीं होता है, वो आपको हार्म कर रहा है। इरिगेशन पे जो वाटर रखते हैं वो हार्म कर रहा है। ड्रोन लगाते वो यूज एंड थ्रो नहीं है, वो आपको हार्म कर रहा है। ये सब पोटेंट वाहक है जो आपको इम्यूनिटी देते हैं। अभी पेपर में एक बार आया था, या टीवी में भी आया था, कि नेजल स्वाब भी जो लोग ले रहे हैं, वो जो स्टिक है वो नाली के किनारे किसी घड़वा में बन रहा है, जिसको लोग पैक करके बेच रहे हैं, उसी को स्वाब लेके लोग टेस्ट करने बेचते हैं। तो ये अनहाइजीनिक कंडीशन अगर रहेगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन रहेगा, डायबिटिक और स्टेरॉइड लेते रहेंगे, जिससे कि इम्यूनिटी घट जाती है, ये केसेस अब देखने को मिल रहा है ब्लैक फंगस। और इसमें जैसे ही प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो कि नाक बंद हो गया, खून गिरने लगा, आंख में सूजन आ गया, तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर स्प्रेड कर गया तो बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू। एक मैं कुछ बताऊं, बोलूं कुछ? हाँ जी आप बोलिए, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं डॉक्टर अजय साहब ने बहुत काफी अच्छी बातें बताई।
मुझे यही बोलना था कि हम लोग एक्चुअली प्री डायबिटिक स्टेट में हम लोग रहते हैं। हम लोग कई बार डायबिटिक होते हैं, हमें पता नहीं होता है, और सडनली जब कोई कोविड जैसा इन्फेक्शन हो गया जो खुद डायबिटीज कॉज करता है, तो वो भी एक रीजन है कि हम इससे इफेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये फंगस जो है ये अपॉर्चुनिटिक है, ये हमेशा ही से ही रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोई नया है। HIV पेशेंट्स या जिसका इम्यूनिटी कम उनमें होते रहा है ये। अब चूंकि कोविड के कारण हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम अपना डायबिटिक स्टेट का ख्याल करें। और हम में से बहुत लोग आज के डेट में प्री डायबिटिक हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमको डायबिटीज उनके अंदर चल रहा है। तो मेरा यही कहना था कि मतलब ये इसको जो अपना शुगर लेवल्स, HbA1c सब करा के चेक करते रहें, और बहुत टाइट कंट्रोल रखना है। हमको यदि कोरोना नहीं भी हुआ है तब भी हमें अपने इसको काफी कंट्रोल में रखना है। अदरवाइज अभी ये डिफिकल्ट टाइम है, और एक कोरोना के बाद एक और चीज आ गया है, तो मतलब डबल सावधानी की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर प्रीति रंजन। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। आपने एकदम सही कहा कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी ओबेसिटी है, काम काज में बैठे रहना पड़ता है, सीडेंटरी लाइफ है, तो प्राय आदमी प्री डायबिटिक है। इज नो, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, वन शुड ऑलवेज गो फॉर ब्लड शुगर फास्टिंग। थैंक यू। अच्छा, ये DRDO का जो नया दवा आई है उसका क्या फ्यूचर है? सर वो जो DRDO की दवा आई है 2G, वो जो दवा है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करता है। ग्लूकोज किसी भी चीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर वायरस को खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा या बैठ जाएगा, और उसका कोई रोल नहीं है। ये हेल्प करता है कि वायरस को लोकलाइज करे, कोई दिन को स्लो कर दे। अब समय की थोड़ी पाबंदी है, और बाकी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मेल कर सकते हैं, तो सो दैट कि हम इनको इन सारे प्रश्नों को पैनल के पास भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो समय की पाबंदी को देखते हुए आज ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के लोगों ने। मैं डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है? कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है? कोविशील्ड 12 सप्ताह के बाद दिया जाता है, और कोवैक्सीन 4 से 6 सप्ताह में अभी भी डबल डोज दिया जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर बता रहे हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड। कोविशील्ड तो एस्ट्राजेनेका का बनाया हुआ, अलग अलग कंपनी के द्वारा जो वैक्सीन बनाया जाता है उसके मेथड्स अलग हैं। किसी में जो वायरस है उसका जो प्रोटीन है उसको कॉपी करके लोग वैक्सीन बनाते हैं, जो कोवैक्सीन है। कोविशील्ड में वैक्सीन को डिनेचर्ड करके, एकदम निकम्मा करके, अकर्मण्य करके थेथर अवस्था में उसको बॉडी में डाला जाता है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। वो आरएनए डिकम्पोनेंट टाइप का वैक्सीन है, और ये वैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस को दिया जाता है। और जिस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है उनका अपना रिसर्च वर्क होता है कि इसको कितने दिन के बाद दिया जाए। आपने पढ़ा होगा हर वैक्सीन में लिखा रहता है इमरजेंसी यूज ऑफ दिस वैक्सीन। वाई इमरजेंसी यूज? क्योंकि एक वैक्सीन को प्रॉपर तैयार होकर मार्केट में आने में कम से कम 6 से 7 महीने का वक्त लगता है। हमारे पास वक्त नहीं था, पेंडेमिक आ गया, लोगों को बचाना था, हमने इमरजेंसी परमिशन दे दी। अब कितने दिन के बाद कौन वैक्सीन का सेकेंड डोज देना होगा, अब वो कंपनी अपने मेथड्स को देखकर, अपने एक्सपीरियंस पर उसको डिसाइड करती है। और ये ICMR भी हरदम ट्रायल बेसिस पर दे करके डेट कम्युनिटी करते रहती है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेसिक अंतर है कि उसमें जो मटेरियल यूज किया गया वो अलग अलग है, लेकिन दोनों की एंटीजेनिसिटी काफी अच्छी है। दोनों में देखा गया है कि 60 to 70% एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग के लिए दोनों बराबर है, दोनों अच्छा है, जो मन चाहे लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। अब समय की पाबंदी है थोड़ा, और जिनके भी कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, सो दैट कि अगला कोई कड़ी होता है तो उसमें हम इन प्रश्नों को कोशिश करेंगे जो भी डॉक्टर के पैनल होंगे उनके सामने रखने के लिए। अब मैं अपने महासचिव महोदय, जनरल सेक्रेटरी श्री निहार रंजन जी से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। निहार रंजन जी। आदरणीय आज के आमंत्रित अतिथि हमारे डॉक्टर अजय कुमार घोष,
हमारे न केवल वरीय चिकित्सक हैं बल्कि हमारे परिवार के बड़े हैं, सादर प्रणाम करते हैं उन्हें कि उन्होंने इतना वक्त ही नहीं दिया बल्कि इतने अच्छे ढंग से पारिवारिक माहौल में जो उत्साह दिया, बहुत सारे आशंकाओं का समाधान के संबंध में। ये पूरे मानव जाति को लाभान्वित करेगा, क्योंकि हम सुनते हैं और अपने बंधु बांधव को इसी तरह की जानकारी से अवगत कराते हैं। डॉक्टर नितिन घोष का अशेष धन्यवाद, क्योंकि आज के समय में और भागलपुर मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान में जो कोविड का स्पेसिफिक अस्पताल है, वहाँ ड्यूटी करते हुए समय निकालना और अद्यतन जानकारी जो खास करके लेटेस्ट जानकारी जिसको हम कहते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों का अनेक शंकाओं का समाधान किया। हम तमाम अपने स्वजन जन जो आज उपस्थित हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका आना हमारा उत्साह का, हमारा ऊर्जा का और हमारे आगे का संबल है। हम बारंबार अनुरोध करेंगे उनसे कि किसी भी आगे के कार्यक्रम में अपने और लोगों को जो इस तरह के हैं जो बताएं, ताकि होता क्या है कि इनके सानिध्य से डॉक्टर साहब अगर कुछ बताते हैं और इनके मुखारबिंद से जो शब्द निकलता है वो हमें प्रेरित करता है। एक डॉक्टर साहब अगर रोगी को कुछ गाइड करते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनको कुछ अच्छी चीजें बताते हैं, तसल्ली होती है। और ये जो इम्यून सिस्टम उससे जो उत्साह से जो बढ़ता है उसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि एक सकारात्मक सोच उन्हें मिलता है। और हम सबों से अनुरोध करेंगे कि किसी तरह का अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न है, अभी हम लोग उस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि स्पेसिफिक कोई हम लोग सिस्टम डेवलप करें जहां सवाल आए और उनके समस्या का समाधान के लिए हम अपने जो भी हमारे चिकित्सक वृंद हैं उनसे सलाह लें इस दिशा में। फिर भी एक आग्रह है कि अगर कुछ इस तरह का बहुत जरूरी कुछ सवाल हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा सकता है। और हमने ये ABRS के का जो आरोग्य मंच है, जिसमें हमारे माने चिकित्सक वृंद हैं, उनसे हम सलाह लेकर के पुनः अपने लोगों को बता पाएं। और इस दिशा में दूसरा निवेदन भी करेंगे कि अगर आपका कोई सुझाव हो कि इसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसको कैसे इफेक्टिव किया जाए और इसको कैसे यूजफुल ये मंच बने, तो आप निश्चित रूप से अपने किसी भी व्हाट्सएप माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हम अंत में अपने अध्यक्ष महोदय का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके सतत प्रयास का, उनके आशीर्वाद का प्रतिफल है। और हम उनको उनसे आग्रह करेंगे कि 2 शब्द वो बोल करके आज की कार्रवाई की समाप्ति की घोषणा करें। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अजीत कुमार दास जी। 2 चिकित्सक और थे हमारे श्रोता में, डॉक्टर रंजन और डॉक्टर JK मित्रा। हाँ, तो वो हमारे आरोग्य मंच के सानिध्य में जुड़े और हम उनका तो आभार हमेशा के लिए, क्योंकि जिस तरह का समूह बनते जा रहा है, जिस तरह से वो लोग आ करके अपने पारिवारिक जैसे गपशप हम लोग क्या करते थे, कभी शादी ब्याह में बैठ के बहुत सारा इम्पोर्टेंट बात, इसी तरह का माहौल है। हम बिना समय गंवाए अजीत दा से सादर अनुरोध करेंगे कि वो आकर के 2 शब्द बोलें और सभा की समाप्ति की घोषणा करें। श्री अजीत दास जी, हमारे अखिल भारतीय रेडिकल्स दिल्ली संगठन के अध्यक्ष महोदय। शायद लगता है कि वो मुझे लगता नहीं, हाँ नहीं आ पा रहा है, इसीलिए मैंने ठीक आप लोगों का अशेष धन्यवाद। और आज विशेषकर श्री परविंदर जी का धन्यवाद देना कैसे भूलेंगे, क्योंकि आज इनके प्रयास का प्रतिफल है जो हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। हम और हमारे इसमें अब बड़ी गर्व की बात है, बड़ा खुशी की बात है कि हमारे अमरेंद्र जी, परमेंद्र जी, प्रवीण घोष जी, सौरभ जी, इस तरह के कई हमारे पिलर हैं जो इस तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से हमें जो है और आगे लेते जाएंगे और अनेकानेक तरह की सुविधा के माध्यम से हम अपने समाज के कुछ काम आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका। अंत में आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लेट द एंटायर वर्ल्ड बी हैप्पी, सारा संसार सुखी रहे। और उम्मीद करते हैं हमारे आरोग्यम के इस कार्यक्रम से हमारा समाज और फिर हम समाज के बाहर अपने पूरे शहर, पूरे देश को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। हमें भी बहुत लाभान्वित हुआ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।